नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। अंग्रेजों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदलकर उनका शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो सत्ता के खिलाफ शुरू हुए विभिन्न जन विद्रोहों के पीछे निहित थे। वस्तुतः कंपनी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नीतियों के परिणामों से पीड़ित समाज के विभिन्न वर्गों, विस्थापित शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, किसानों, आदिवासियों एवं सैनिकों ने अनेकों बार प्रतिरोध एवं विद्रोह किया। इन विद्रोह को जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान विद्रोह। तो आइए किसान विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। नागरिक विद्रोह की अपेक्षा किसानों का विद्रोह व्यापक स्वरूप लिए हुए था। सरकार की आर्थिक नीतियों एवं नई भू राजस्व व्यवस्था का दुष्परिणाम सबसे अधिक किसानों को ही भुगतना पड़ा। किसानों को एक साथ कंपनी व जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। किसानों को एक साथ कंपनी व जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। फलतः गरीबी और शोषण से पीड़ित किसानों ने अनेकों बार विद्रोह किए। इन किसान विद्रोह को दो चरणों में बांटकर देखे तो जाने की जरूरत है। एक 19वीं सदी के और 20वीं सदी के किसान विद्रोह। सबसे पहले हम किसान विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली ने लगान की दरें अत्यधिक होने से किसान त्रस्त थे। जमींदारी प्रथा में बिचौलिए वर्ग की संस्थागत श्रेणी का विकास हुआ जो जमींदारों के लिए लगान वसूलते थे। जमींदार एवं उत्पादनकर्ता के बीच में 50% तक बिचौलिए हुआ करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत निर्धारित अत्यधिक लगान राशि को चुकाने के लिए किसान साहूकार से कर्ज लेने को विवश हुए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे किसान महाजनों के चंगुल में फंसने लगे और उनकी जमीनें, फसलें व पशु उनके हाथ से निकलकर जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों आदि के हाथों में सिमटने लगे। किसान बेगार करने को मजबूर हुए। इस तरह ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने किसानों को बेचैन कर दिया और वे आंदोलन के लिए तत्पर हो गए। दूसरी हम बात करें तो हस्तशिल्प व्यवसाय के नष्ट होने से इन उद्योगों से जुड़े लोग भी खेतों में आ दमके, जिससे कृषि भूमि पर दबाव पड़ा। साम्यवादी क्रांति। रूसी क्रांति के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों का कृषि संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और किसानों की दयनीय स्थिति और शोषण के प्रति गहरी चिंता स्वाभाविक थी। आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और विशेष रूप से विश्वव्यापी आर्थिक संकट में किसानों का असंतोष अधिक तीव्र हुआ। इस आर्थिक संकट ने कृषि अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया। परिणामतः किसानों ने लगान बढ़ाने, जबरन जमीन छीनने आदि के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान संगठनों का उदय। किसान संगठनों ने किसान आंदोलनों को एक निश्चित आकार प्रदान किया। इन संगठनों के नेतृत्व में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अभियान किया। कर्ज माफी, लगान में कमी, किसानों के स्वैच्छिक फसल उगाने का अधिकार जैसी बातों को उठाकर इन संगठनों ने किसान आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। तो ये तो थे इनके प्रमुख कारण। अब हम आइए दो भागों में जो डिवाइड कर रखे हैं, यानी 19वीं सदी के किसान आंदोलन और 20वीं सदी के किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के किसान आंदोलन। सबसे पहले रंगपुर का विद्रोह 1783 में बंगाल से सटे ब्रह्मपुत्र घाटी के रंगपुर क्षेत्र में सरकार ने लगान राशि में अत्यधिक वृद्धि कर दी। फलतः किसानों ने धीरज नारायण के नेतृत्व में जमींदार ठेकेदार देवी सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किंतु ब्रिटिश ने बल प्रयोग कर इस विद्रोह का दमन कर दिया। दूसरा फराजी आंदोलन, जिसका कार्यकाल था वो 1838 तक था। फराजी आंदोलन उग्र सुधारवादी विचारधारा से प्रभावित था। वे ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्यों को समान मानते थे। उनके अनुसार जमीन पर ईश्वर का अधिकार है, इसलिए किसी को भी लगान वसूल करने का अधिकार नहीं है। इस आंदोलन में धर्म के अतिरिक्त राजनीतिक पहलू भी थे। फराजी प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि कंपनी शासन में मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर गहरा आघात किया था। फराजी किसानों की दयनीय स्थिति से क्षुब्ध थे। वे कंपनी व जमींदार दोनों के अत्याचारों के विरोधी थे। किसानों के वर्ग में हिंदू और मुस्लिमों के सभी के प्रति उनकी दृष्टि सहयोगपूर्ण रही। हाजी शरायतुल्ला और उनके पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह हुआ। उन्होंने किसानों को कंपनी और जमींदारों के विरुद्ध लामबंद किया। फलतः सामंत और सरकार दोनों ने इनके विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की। नील विद्रोह।
1859 टू 60 1857 के पश्चात पहला संगठित विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वाले कृषकों द्वारा किया गया। नील विद्रोह उन यूरोपीय बागान मालिकों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए हुआ था जो किसानों को ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे जो उनके लिए पूरी तरह अलाभकर थी। इससे किसानों में असंतोष पैदा हुआ। फलतः किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। अंततः सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी। सरकार ने जबरदस्ती नील की खेती पर रोक लगाई। पाबना विद्रोह 1859 के रेंट अधिनियम के तहत किसानों को जमींदार पर कुछ स्वामित्व दिया गया। लगान वृद्धि के पर अंकुश लगाया गया। इसके बावजूद जमींदार मनमाने ढंग से लगान लेते थे। अतः 1873 में पाबना बंगाल के किसानों ने अपना संघ कायम किया और जमींदारी शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया। उनका नारा था, हम रानी की रैयत बने रहना चाहते हैं। इस आंदोलन से ईशान चंद्र राय, शंभुपाल आदि जुड़े थे। दक्कन के दंगे 1875 दक्कन के विद्रोह के पीछे जो मूल कारण था, सूदखोरों एवं महाजनों के अत्याचारों व शोषण से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा। महाजन और साहूकार ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते थे और ऋण न चुका पाने पर न्यायालयों से अपने पक्ष में निर्णय कराकर उनकी भूमि पर अधिकार कर लेते थे। अमेरिका में गृह युद्ध 1861-64 के दौरान कपास निर्यात में वृद्धि के कारण किसानों को जो फायदा हुआ वह अगले ही दशक में मूल्यों के अचानक गिर जाने से रुक गया। साथ ही सरकार ने भू राजस्व पर भी लगभग 50% बढ़ा दिया था। अतः बड़ी संख्या में किसानों को ऋण लेना पड़ा। उन्हें साहूकारों का अत्याचार और शोषण सहना पड़ा। फलस्वरूप जगह जगह महाजनों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुए। ऐसी स्थिति में सरकार ने जमींदारों का साथ दिया। फिर भी एक आयोग का गठन कर 1879 में कृषक राहत अधिनियम पारित किया और किसानों को कुछ सुविधाएं दी। अगली हम बात करेंगे मोपला विद्रोह 1836-1854 की। मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार मोपला विद्रोह हुआ। केरल का मालाबार क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। ये मुस्लिम मोपला के नाम से जाने जाते थे। ये अधिकांशतः कृषक, मजदूर या छोटे व्यापारी थे। अशिक्षित होने के कारण इन पर काजियों व मौलवियों का प्रभाव ज्यादा था। मालाबार क्षेत्र में जमींदार और साहूकार हिंदू नंबूदरी और नायर थे। इन हिंदू जमींदारों को जैन भी कहा जाता था। ये जमींदार और साहूकार किसानों का शोषण करते थे, मनमाने ढंग से लगान वसूलते थे। इन भूस्वामियों को पुलिस एवं न्यायालयों का संरक्षण प्राप्त था। इस तरह मोपला कृषक विदेशी शासन, जमींदारों और साहूकारों से त्रस्त थे। अतः बाध्य होकर मोपलाओं ने बार बार विद्रोह किया। 1836-54 के बीच में 22 विद्रोह हुए। बाद में 1873, 80, 84, 96 और 1921 में भी विद्रोह हुए। यह विद्रोह भूस्वामी जमींदार के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था जो आर्थिक कारणों से परिचालित था। किंतु इस विद्रोह को सांप्रदायिक रूप दे दिया गया क्योंकि मोपला कृषक मुस्लिम थे जबकि भूस्वामी जमींदार हिंदू। 20वीं सदी के कृषक आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन 1917। उत्तरी बिहार में नेपाल से सटे हुए चंपारण में नील की खेती होती थी। अंग्रेज बागान मालिकों ने इस क्षेत्र में 3 कटिया प्रणाली लागू कर रखी थी। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। इससे किसानों का आर्थिक शोषण होता था। फलतः 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुआ। अंततः सरकार ने एक जांच आयोग बनाया और 3 कटिया प्रणाली समाप्त कर दी। फलतः किसानों में नई चेतना जागी और वे राष्ट्रीय आंदोलन को भी अपना समर्थन देने लगे। अगली हम बात करेंगे खेड़ा किसान आंदोलन की। खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात में लगान वृद्धि एवं अन्य शोषण से किसान पीड़ित थे। सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी, फिर भी किसानों को कर से छूट नहीं मिल रही थी। फलतः गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बड़ी संख्या में किसानों ने सत्याग्रह किया। फलतः सरकार को झुकना पड़ा और लगान में राहत दी गई। दरभंगा किसान आंदोलन 1919। इस आंदोलन का कारण भी जमींदारों द्वारा किसानों को शोषण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसान बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इन शोषणों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में स्वामी विद्यानंद की
महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन चलाया। फलतः 1920 में दरभंगा राज ने किसानों को कुछ सहूलतें प्रदान की। संयुक्त प्रांत में आंदोलन। आगरा एवं अवध क्षेत्र में तालुकेदारों, जमींदारों एवं उपनिवेशवादी व्यवस्था ने किसानों का जीना दुभर कर दिया था। बाबा रामचंद्र ने जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। गांव के किसानों को संगठित व जागृत करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस का उपयोग किया तथा नेहरू से इस क्षेत्र में आने का अनुरोध किया। सरकार ने बाबा रामचंद्र को गिरफ्तार किया, परंतु किसानों के दबाव के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। अंततः 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। 1920 में किसान आंदोलन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। 1921 में किसान आंदोलन तीव्र हो उठा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में तेजी से फैल गया। किसानों ने बेदखली रोकने की मांग की। सरकार की दमनकारी नीतियों, कांग्रेसियों के आंदोलन को रोकने के प्रयास और अवध लगान अधिनियम के पारित होने से आंदोलन कमजोर हो गया, परंतु इससे किसान शांत नहीं हुए। 1921-22 में हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी आदि जिलों में किसान का एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे शुरू करने में किसान नेता मदारी पासी का हाथ था। इस आंदोलन को भी कांग्रेस में खिलाफत के नेताओं से सहयोग मिला, फिर भी सरकारी नीति और दमन से यह आंदोलन असफल रहा। बारदोली सत्याग्रह 1928। कपास के मूल्य में गिरावट आ जाने के बावजूद 1926-27 में सरकार ने बारदोली में भू राजस्व 22% बढ़ा दिया। फलतः किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया। किसानों की ओर से कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगुवाई की और यहाँ की सत्याग्रह की शुरुआत हुई। महिलाओं का भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। अंततः सरकार को लगान घटाकर 6.03 कर देना पड़ा। 30 के दशक में कृषक आंदोलन। इस दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन से किसान आंदोलन संबद्ध हो गया। कांग्रेस ने कर न देने संबंधी आंदोलन शुरू किया, जिसका किसानों ने समर्थन किया। बंगाल के क्षेत्र में किसानों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और मिदनापुर जिले में गैर कानूनी नमक बनाया। 1920 तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय किसान सभाओं की स्थापना हुई। इसके पश्चात अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। फलस्वरूप 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसका पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुआ। 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें किसानों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने को प्रेरित किया गया। साथ ही जमींदारी समाप्त करने, बेगार प्रथा समाप्त करने तथा लगान की राशि में कमी आदि करने की मांगे रखी गई। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। 1937-38 में बिहार में बकाश्त आंदोलन शुरू हुआ। बकाश्त का अर्थ है स्वयं का जोता हुआ। बकाश्त भूमि जिले जमींदार काश्तकारों को विभिन्न दर पर प्रतिवर्ष किराए पे देते थे। बकाश्त किसानों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे, इसलिए वे कभी भी जमीन से बेदखल नहीं किए जाते थे। 1937 के पश्चात से किसान सभा ने इन बेदखली का विरोध किया, परंतु 1946 में ये मामला अधिक जोर पकड़ने लगा और मुंगेर, शाहाबाद, दरभंगा, भागलपुर आदि जगहों में जमींदारों एवं बकाश्तकारों में जमकर संघर्ष हुआ। तेबागा आंदोलन 1946-1947। बंगाल में किसानों को बेदखली और लगान के शोषण का सामना करना पड़ता था। 1943 के भयानक अकाल से बंगाल में 35 लाख लोग मारे गए और अकाल के 3 साल बाद 1946 में तेबागा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की मांग थी कि अब तक मिलने वाले आधे हिस्से में से जमींदार का हिस्सा 1/3 कर दिया जाए। यह आंदोलन बंगाल के 19 जिलों में फैला। स्वतंत्रता के बाद भी आंदोलन चलता रहा। फलतः 1949 के वर्गाधार अधिनियम को पारित कर किसानों को सहूलतें दी गई। वर्ली विद्रोह। बंबई क्षेत्र के तालुकों के बहुसंख्यक वर्ली किसानों को भूमि जमींदारों एवं महाजनों के अधिकार में चली गई, क्योंकि अनाज के रूप में लिए गए ऋण का वे भुगतान नहीं कर सकते थे। इन वर्ली किसानों को जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बना दिया गया। अतः किसानों ने विद्रोह कर दिया। पुलिस दमन चक्र के कारण धीरे धीरे विद्रोह शांत हो गया। तेलंगाना आंदोलन 1946-1951। हैदराबाद रियासत में तेलंगाना किसानों का विद्रोह साहूकारों, जमींदारों, व्यापारियों, निजाम के अधिकारी के विरुद्ध था। यह विद्रोह देशमुख, पटेल, पटवारियों द्वारा जमीनों की लूट, बेगार और निचली जातियों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि कारणों से शुरू हुआ, जिसने अधिकांश जनता को समान रूप से प्रभावित किया। आंध्र महासभा ने
किसानों के साथ सहयोग किया। इस आंदोलन को साम्यवादियों ने भी अपना समर्थन दिया ताकि निजाम के प्रभाव को कमजोर किया जा सके। किसान आंदोलनों का स्वरूप, अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ा है उनका स्वरूप कैसा था, ये उनकी क्या प्रवृत्ति थी, प्रकृति कैसी थी, उनके बारे में हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन स्थानीय हितों एवं तत्कालीन समस्याओं से जुड़े हुए थे। इन विद्रोहों के पीछे जो असंतोष छिपा हुआ था उसका प्रमुख कारण था आर्थिक शोषण। इस शोषण के खिलाफ अंग्रेजों, भारतीय जमींदारों, प्रतिष्ठित शासकीय वर्ग और महाजनों के प्रति विद्रोह हुआ। इन आंदोलनों की दृष्टि व्यापक नहीं थी, वे अपने तत्कालीन शोषणकर्ता के खिलाफ एकजुट हुए। इसी क्रम में इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को रैयत बनना स्वीकार किया और स्थानीय जमींदारों का इन्होंने विरोध किया। इनका नेतृत्व करता स्थानीय समूह से होता था। विद्रोह में मूलभूत परिवर्तन की कल्पना नहीं की गई, बल्कि इनका स्वरूप सुधारवादी एवं पुनः स्थापना से जुड़ी हुई प्रवृत्तियों से युक्त था। इन कृषक आंदोलनों में हिंसा एवं बल का व्यापक प्रयोग हुआ था। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन अपने स्वरूप में 19वीं शताब्दी के आंदोलन में भिन्नता लिए हुए थे। इन किसान आंदोलनों की जो दृष्टि थी अधिक व्यापक और विस्तृत थी। किसान आंदोलनों में आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनीतिक मांगें भी शामिल हो गई। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ने लगे। इन आंदोलनों का नेतृत्व प्राय प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता द्वारा किया गया, साथ में किसान संगठनों के माध्यम से संचालित हुए। इन आंदोलनों में हिंसा का तत्व गौण हो गया। अब ये आंदोलन आधुनिक राजनीतिक पद्धतियों के माध्यम से चलाए जाने लगे, जैसे सत्याग्रह, धरना, गिरफ्तारियां आदि। प्राय किसान आंदोलन का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहा। किसान आंदोलन के जो परिणामों पे हम चर्चा करते कि इन जो आंदोलन थे, इन आंदोलनों ने परंपरागत जमींदारी व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शासन की जड़ें खोद दी। वस्तुतः इन आंदोलनों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों में कृषि सुधार भी एक प्रमुख मांग बन गई। किसान आंदोलनों ने लोगों में जागृति लाने का कार्य किया। अनेक किसान संगठित हुए जिन्होंने न केवल किसान आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलनों को भी तीव्र गति प्रदान की। नमस्कार।